हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आरआरबी जेई के लिए हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था। उसमें 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज मेरा 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ जो है एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ओम्स लॉ को दिया था। इन्होंने ये बताया था कि कोई वायर है, अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसके थ्रू मेरा करंट पास हो रहा है तो वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशन। तो ये हमारा ओम्स साहब बताए थे। तो इसमें हम लोग एक चीज़ इसका देखते हैं। Relationship between the voltage across and current through a conductor was first discovered by the German scientist George Simon Ohm। वही वोल्टेज और करंट के बीच जो है एक फार्मूला डेवलप किया गया था इसके द्वारा, जॉर्ज साइमन के द्वारा। तो ये इनका कहना था करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड। कोई कंडक्टर है, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो हो रहा आई, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो वी बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। और इसको हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं। एक ग्राफ लिया है हमने, तो ग्राफ वोल्टेज, ये जो ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो मेरा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अलग अलग वैल्यू देते जाएंगे, इस तरीके से देते जाएंगे। जो जो वैल्यू पुट करेंगे वोल्टेज और करंट का, तो इस तरीके से मेरा आएगा। तो ये मेरा फाइनली स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा टेन थीटा इक्वल टू वी बाई आई, इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मेरा स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन कहाँ से पासिंग होगा? थ्रू द ओरिजिन। स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट इसमें है हमारा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है? हमारा कोई भी कंडक्टर है, मान के चलिए कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टिविटी रो है और उसका लेंथ एल है कंडक्टर का, और क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा ए है। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। ये है। अगर तीनों को क्लब करके मिलाएंगे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये हो गया रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मेरा रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है। और रेजिस्टेंस जो है हमारा, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द किस पे डिपेंड कर रहा है? आर इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस किस पे? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और टाइप ऑफ द मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ये ओपोजिशन है। किसमें ओपोजिशन है? ओपोजिशन opposition to the current flow in an electric circuit is called the resistance। कोई भी एक कंडक्टर ले लिए, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जितना ओपोजिशन होगा करंट फ्लो में, वही मेरा रेजिस्टेंस होता है। इसका एसआई यूनिट ओम होता है। जो साइंटिस्ट ओम थे वो अपने नाम पे ही दे दिए थे। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा और इंसुलेटर रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा होगा, और सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस हाई और लो दोनों हो सकता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट हमारा है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी जो है रो का यूनिट ओम इंटू मीटर। कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता है हमारा। तो रो का यूनिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। तो इसका आर का यूनिट होता है ओम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर,
डिवाइडेड बाई मीटर, ये एक ठो ये कट गया तो क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ हम लोग को रजिस्टिविटी जो है या स्पेसिफिक रजिस्टेंस उसका वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा। जैसे कंडक्टर का रजिस्टेंस जो होता है हमारा कंडक्टर का रजिस्टिविटी जो है, कंडक्टर का रजिस्टिविटी हमारा कंडक्टर का रजिस्टिविटी कुछ कंडक्टर का रजिस्टिविटी जो हमारा होता है 10⁸ से 10⁻⁻4 ओम मीटर। उसी तरीक़ा से इंसुलेटर का रजिस्टिविटी होता है हमारा 10⁸ से 10⁻4 इंसुलेटर के लिए हो गया, और सेमी कंडक्टर के लिए 10⁻⁻4 से 10⁻4 ओम इंटू मीटर, ये हमारा सेमी कंडक्टर के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा है कुछ मटेरियल है उसका हमको रजिस्टिविटी याद रखना है। जैसे सिल्वर का रजिस्टिविटी क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। सिल्वर मेरा कंडक्टर है, इसी का 10⁻⁻8 मेरा कॉमन रहेगा। उसी तरीके से गोल्ड हो गया, गोल्ड भी मेरा एक मेटल है, तो गोल्ड का भी क्या हो जाएगा 2.4 टू 10⁻⁸8 ओम इंटू मीटर। एल्युमिनियम 2.8 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर। कॉपर का हो जाएगा हमारा 1.68 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर। उसी तरह से आयरन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड 9.71 इंटू 10⁻⁸8 ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी डिपेंड करता है टाइप ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी जो है एट एनी टेम्परेचर टी, किसी टेम्परेचर टी पे लेंगे तो रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी इक्वल टू रजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी होता है। अल्फा मेरा क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है। कंडक्टर के लिए जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा रजिस्टिविटी भी बढ़ेगा और रजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर सेमी कंडक्टर की बात करें, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी घट जाएगा और रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। सेम केस मेरा हो जाएगा इंसुलेटर के लिए। अब हम लोग देखते हैं सुपर कंडक्टर एक कॉन्सेप्ट है। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है, सुपर कंडक्टर का मतलब होगा रजिस्टिविटी जिसका 0 हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा सुपर कंडक्टर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन और R इक्वल टू 0 होगा। और मरकरी के लिए मरकरी के लिए 4.1 केल्विन होता है। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट फ्लो, लेकिन कंडक्टेंस क्या करेगा ये करंट कंडक्टिविटी को मतलब ये ऑपोजिशन नहीं होगा, करंट कंडक्टिव को सपोर्ट करेगा करंट फ्लो को। तो कंडक्टेंस क्या हो गया 1/r, 1/r और r का वैल्यू हमारा होता है रो ए बाय एल, तो वही पुट कर दिए। r का वैल्यू यहाँ पे 1/r, r का वैल्यू रो एल बाय ए कर देंगे, सॉरी r का वैल्यू r बराबर रो एल बाय ए, ठीक है, ये वाला पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कंडक्टेंस 1/r हो जाएगा, तो r का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, r बराबर रो एल बाय ए होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे रो ए बाय एल, इस तरीक़े से होगा, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सीमेंस होता है, और मो और सीमेंस इसको कंडक्टेंस का यूनिट होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है 1/, रजिस्टिविटी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। कंडक्टिविटी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है रिएक्शन के लिए या फ्लो होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यूनिट क्या होता है, जैसे रजिस्टिविटी का यूनिट हम लोगों ने देखा था, ये रजिस्टिविटी का यूनिट ओम इंटू मीटर होता है। तो कंडक्टिविटी का क्या होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं और मीटर अपॉन मीटर हो जाएगा, या सीमन को सीमन इनवर्स भी सीमन मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सीमन पर मीटर। उसी तरीके से एक हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर क्या हो गया, कार्बन रजिस्टर एक मेड ऑफ द पाउडर्ड कार्बन मिक्स्ड विद द बाइंडिंग मटेरियल एंड पैक्ड इनटू द स्मॉल ट्यूब्स विथ ए वायर अटैच टू एंड, इसी को बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। ये देखिए इस तरीक़ा से मेरा
एक कार्बन रजिस्टर आता है, बैंडिंग होता है 1 2 3, ABC 3 बैंड होता है मेरा, और यहाँ पे फोर्थ बैंड थोड़ा डिस्टेंस पे होता है। ये टॉलरेंस बैंड होता है, ये A और B वैल्यू होता है, और ये 10 रेज़ टू द पावर लिखते हैं, जितना जीरो रहेगा उसके हिसाब से। तो ये मेरा कार्बन रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है। पावर रेटिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर, ये डिपेंड करता है हमारा फिजिकल साइज ऑफ द रजिस्टर पे। अगर लार्जर रजिस्टर रहेगा एबल टू डिसिपेट मोर हीट देन द स्मॉलर रजिस्टर, लार्जर रजिस्टर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को डिसिपेट कर पाएगा। एक हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर में 4 बैंड होता है, 1 2 3 4, ABC एंड D। ABC होता है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस को बताता है, और D मेरा टॉलरेंस इन द परसेंटेज को बताता है। इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस वैल्यू एंड कलर कोड फॉर टॉलरेंस। तो कलर कोड एक हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। कलर कोड के लिए हम लोग ट्रिक याद किए हैं, क्या है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसको लिख देंगे, बी से ब्लैक, ये बी से ब्राउन, आर से रेड, ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, और बी से ब्लू, बी से वायलेट, जी से ग्रे और वाइट। इसका कोड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड, ब्लैक का कोड कितना होगा 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3 और येलो का 4, ग्रीन का 5 और ब्लू का 6, वायलेट का 7 और ग्रे का 8 और वाइट का 9। इस तरीके से मेरा कलर कोडिंग हो जाता है। आपको ये दिमाग में रखना है, वही फार्मूला वेरी BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इससे हमको याद रहेगा। तो नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा देखते हैं कलर कोड फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस के लिए हमारा कलर कोड क्या होता है। टॉलरेंस गोल्ड रहेगा उसका ±5%, ये याद रखना हमको। सिल्वर के लिए ±10%, और कोई कलर नहीं तो उसमें ±20% होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं। देखिए ये मेरा एक कार्बन रजिस्टर है, इसमें ABC और D मेंशन क्या रहेगा ABCD मेंशन नहीं रहेगा, इसमें कलर दिया रहेगा, A का कोई कलर, B का कोई कलर, C का, और D टॉलरेंस बैंड का भी कलर दिया रहेगा, सिल्वर रहेगा, गोल्ड रहेगा, या कोई कलर नहीं रहेगा। तो हमको उससे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे A और जो B है ये दोनों वैल्यू को बताता है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ज़्यादा और क्लियर होगा। और C नंबर ऑफ जीरो या 10 नंबर ऑफ जीरोज को दिखाता है, और D टॉलरेंस को। यहाँ वही चीज़ लिखा, फर्स्ट 2 कलर बैंड जो ABC, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू, तो रेजिस्टेंस वैल्यू का होगा डिजिट, और थर्ड जो है कलर बैंड नंबर ऑफ जीरो डेट फॉलो द फर्स्ट 2 डिजिट। तो इस तरीके से फोर्थ कलर बैंड जो है मेरा टॉलरेंस को दिखाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे। ये मेरा कोई रजिस्टर, हम मार्केट में गए, मान के चलिए ये रजिस्टर लिए, उसमें एक पहला बैंड है रेड, दूसरा बैंड है ब्राउन, थर्ड है ऑरेंज, और फोर्थ में गोल्ड का लिखा हुआ। तो हम लोग कैसे पता करेंगे ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम लोगों ने अभी कलर कोडिंग पढ़ा है, रेड ये ABC हो गया, तो पहला 2 के लिए हम लोग वैल्यू यूज करेंगे। तो रेड का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो BB रॉय ये वाला हम लोग देखे हैं, ये वाला देखिए रेड के लिए 2, ब्राउन के लिए ये वाला देखें, रेड के लिए मेरा हो जाएगा रेड के लिए 2, ब्राउन के लिए 1 और ऑरेंज के लिए 3। ये पढ़े हैं, तो बस यहीं से कलर कोडिंग, ये 2 2 3 और उस तरह से ऑरेंज का ये वाला वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये मेरा एग्जांपल रहा। तो इसमें उससे पहले रेड के लिए मेरा 2 हो गया, ब्राउन के लिए 1, ऑरेंज के लिए 3 होता है, या इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं, 2 1 और उसको फॉलो कर देंगे 0 से, या 10⁻³ भी लिख देंगे इंटू 12/3। तो वैल्यू क्या जाएगा 21,000। और मेरा यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड के लिए कितना होता है 5%। 5% को हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.05 भी लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, उसका भी रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना। ये मेरा एक रजिस्टर लाए मार्केट से, उसमें मेरा कलर बैंड दिया हुआ है आर, ये ऑरेंज दिया हुआ है और ये वाइट दिया हुआ है और लास्ट में सिल्वर दिया हुआ है। हमको पता करना है तो रेजिस्टेंस के वैल्यू, तो पहला तो 2 डिजिट ले, रेड का क्या होता है 2, ऑरेंज का क्या होता है 3 और इंटू 10⁹9, वाइट लास्ट में आता है तो वाइट 10⁹9 हो जाएगा, 23 इंटू 10⁹9। ये सिल्वर के लिए मेरा होता है ±10%। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिए हैं, वही कोई रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट से, उसमें ब्लू, ब्लैक, रेड और गोल्ड मार्क किया हुआ है, हमको उसका वैल्यू निकालना है। तो ब्लू का मेरा हो जाएगा 6 कलर कोड, ब्लैक का 0, ब्लैक से ही स्टार्ट होता है, और रेड 2 होता है 10⁻², और गोल्ड है लास्ट में, तो गोल्ड के लिए ±5%। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना 60 इंटू 10⁻² +-5%, या 60 इंटू 10⁻² को 6K भी लिख सकते हैं, 6K लिख दिए, या इसको 6000 ओम ±5% भी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल है, मेरा कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ, ये उसका सबसे ब्लैक, ग्रे और ग्रीन दिया हुआ और लास्ट में कोई कलर बैंड का नाम नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कलर कोडिंग करेंगे। ब्लैक का कलर कोडिंग होता है 0, ग्रे के लिए 8 होता है, जो टेबल है उससे आप लोग याद कर लीजिएगा, BB ग्रेट बिट, और ग्रीन के लिए 10⁵5 होता है, तो 10⁵5। और यहाँ पे कोई कलर नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग टॉलरेंस बैंड ±20% यूज किए हैं। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁵5 20%, ये हो जाएगा ओम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में। अगर रेजिस्टेंस का सिंबल अलग अलग टाइप का देते तो वो किस तरीक़ा से होता है देखते हैं। सबसे पहले एक मेरा होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग इस तरीक़ा से नॉर्मली जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरा फिक्स है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर होगा तो रेजिस्टेंस का सिंबल बना करके एक एरो मार्क दे देंगे तो वो हमारा आ जाएगा वेरिएबल। टैप्ड रेजिस्टेंस अलग अलग जगहों पे टैप कर लेते हैं तो वो हो गया 10। मान के चलिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम पे टैप कर दिए, एक 8 ओम पे टैप कर दिए, तो ये मेरा हो गया टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस के ऊपर। एक ग्राफ बना देंगे हम लोग रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में। तो नॉर्मल रेंज में क्या होता है मेरा, नॉर्मल रेंज में तो रेजिस्टेंस होता है मेटलिक कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली। कोई मेटलिक कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा लीनियरली, इस तरीक़ा से लीनियरली इंक्रीज करेगा। R0 मान के चलिए 0 डिग्री पे R0 मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है, T1 पे R1 वैल्यू है और T2 पे R2 है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ मेरा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें R0 मान के चलिए रेजिस्टेंस ऑफ द मेटलिक कंडक्टर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर है T1 डिग्री सेंटीग्रेड, R2 हो गया रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 माइनस R0, ये हमारा हो जाएगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो आर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R0 और फिर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T1। दोनों को क्लब कर देंगे ये दोनों इक्वेशन को, तो मेरा बन जाएगा R0 इंटू T1, और इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट आता है अल्फा, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के अल्फा दिए। अल्फा मेरा होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो उस इक्वेशन को लाएंगे तो R1 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1। इससे हम अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू T1, मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारा अल्फा का वैल्यू या डेफिनेशन इससे जान सकते हैं। यूनिट अल्फा का हम लोग बोलेंगे, अल्फा की यूनिट हो जाएगा, अल्फा की यूनिट हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओम बाय ओम इनटू करेंगे तो ये ओम और ये ओम कट जाएगा, तो सिर्फ पर डिग्री सेंटीग्रेड ही हमारा रह जाएगा। मान के चलिए अल्फा का वैल्यू आपका 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है कॉपर के लिए। तो
हमको इसको क्या समझना, इफ द कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट विल इंक्रीज बाय 0.04 ओम फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, 1.004 एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। हमको अल्फ़ा का वैल्यू देखना है कैसे कैसे क्या होता है। अल्फ़ा का वैल्यू हमारा मेटल के लिए, मेटल और कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इंसुलेटर के लिए मेरा अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा, सेमी कंडक्टर के लिए भी नेगेटिव होगा। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज R2 at T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड R1 at T1 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर T1 लेस देन T2 देन R2 बराबर हो जाएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल T, ये लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ओबे मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वी को ओबे करता है। एग्जाम्पल एक मेटल या कंडक्टर ले लिए तो इसका वी आई ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। इसका एक हम लोग ग्राफ लिए मिली एम्पेयर और वोल्ट का, तो जो ग्राफ लिए हैं तो हमारा देखिए ये ग्राफ हमेशा कैसा होगा, यह ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। आर का वैल्यू हमारा एक बार 1 किलो ओम है, आर का वैल्यू 1 किलो ओम है, और एक बार आर का वैल्यू 2 किलो ओम है। तो हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट किए हैं तो देख रहे हैं 5 मिली एम्पियर के हिसाब से मेरा 5 वोल्ट, और 10 मिली एम्पियर के हिसाब से मेरा 10 वोल्ट, 2 और 2.5 के हिसाब से भी इतना ही आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, लीनियर, जो कि ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है ग्राफ। नेक्स्ट एक होता है हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, और आई डायरेक्टली फॉलो भी नहीं होगा। तो एग्जांपल क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स ईटीसी, और इसका ग्राफ क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। करंट और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो मेरा इस तरीक़ा से नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। ये इसको ओम एम्पियर ग्राफ भी बोलते हैं। हम लोग कुछ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कोई मेरा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है और इसका लेंथ L दिया हुआ है। अगर हम इसको कट कर देते तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमको ये पता R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। R बराबर क्या होता है, रो L बाय A ये होता है। तो रो तो मेरा कांस्टेंट हो गया और A ये कट जाएगा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L होगा। तो इसमें कर देंगे तो R न्यू बाय R ओल्ड, तो R का वैल्यू L आधा कर रहे हैं ना, L/2 कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ये L/2 कर रहे हैं, L/2 कर रहे हैं, तो ये मेरा रेजिस्टेंस भी L/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन समझिए, एक रेजिस्टेंस है, लेंथ L है, अगर इसको हम लोग बीच से कट लगा दिए, यहाँ से कट लगा दिए, ये पार्ट A नाम दे दिए, दूसरा पार्ट B नाम दे दिए, तो 1/3 L और ये 2/3 L हो गया। तो RA रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, तो हमको ये भी पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, ये फार्मूला लगा देंगे तो RA बराबर R/3, ठीक है, ये R/3 हो जाएगा, और RB बराबर 2/3 इंटू R, यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, ये कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है और रेजिस्टेंस R दिया हुआ। इसको हम लोग अगर स्ट्रेच कर दिए, मतलब खींच दिए, तो ये लेंथ तो बड़ा हो जाएगा लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी छोटा हो जाएगा। तो हमको बोल रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वॉल्यूम तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो A इंटू एल इक्वल टू A इंटू एल। ए इसका एरिया A है, A और लेंथ L है, इसका एरिया हो जाता लेंथ हो जाता 12, एरिया A2 हो जाता, हमारा A2 का वैल्यू A/2 हो जाएगा। तो R न्यू बराबर इतना हो जाएगा, R इतना, इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा R न्यू का वैल्यू 4R ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस L और रेजिस्टेंस R है, इसको स्ट्रेच करके लेंथ मेरा 3L आ रहा है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है,
और हमको पता है इस केस में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एल स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर से वैल्यू निकालेंगे तो आर न्यू इक्वल टू 9R हो जाएगा। अब कंडक्टर के केस में एक लेते, ये भी ठीक क्वेश्चन है। कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस एल और सॉरी लेंथ एल हो गया और रेजिस्टेंस आर हो गया, इसको स्ट्रेच कर देंगे, लेंथ 2L हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा या परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस क्या होगा। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल करेंगे तो इससे मेरा न्यू रेजिस्टेंस 4R निकल जाएगा। हमको परसेंटेज चेंज पूछ रहा था, परसेंटेज क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, यही होता है मेरा परसेंटेज चेंज का बेसिक डेफिनेशन। तो आर न्यू माइनस आर ओल्ड डिवाइडेड बाई आर ओल्ड इंटू 100, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 300% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, कोई कंडक्टर है, उसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, उसको कंप्रेस कर दिया तो छोटा हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, तो आर न्यू पूछ रहा है। तो वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर करेंगे, इससे मेरा आर न्यू का वैल्यू मेरा R/4 हो जाएगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई कंडक्टर है ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आर हो गया और लेंथ एल हो गया, इंक्रीज इन द 10% ऑफ इट्स लेंथ, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। अगर इसका 10% इंक्रीज कर गया लेंथ में तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आर न्यू माइनस आर ओल्ड डिवाइडेड बाई आर ओल्ड इंटू 100। तो एल डैश जो होगा, एल डैश कैसे होगा, एल प्लस 10% इंक्रीज कर रहा है लेंथ, एल प्लस L/100, तो हमारा हो जाएगा 1.1 L हो जाएगा, ये वाला 1.1 L, और आर डायरेक्टली एल स्क्वायर, इससे हमारा आर न्यू बाई आर ओल्ड, तो मेरा 1.21 हो जाएगा, तो आर न्यू बराबर 1.21 आर। परसेंटेज से निकालेंगे तो आर न्यू माइनस आर ओल्ड डिवाइडेड बाई आर ओल्ड, तो ये फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 21% आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचा है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिख दिया। कोई मेरा केबल है ठीक है, उसका बोल रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये केबल है, अंदर में कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर का रेडियस मान के लिए स्मॉल r और केबल का रेडियस कैपिटल R हो गया। तो रो बाय 2πL इंटू लॉग R/R, केबल का रेडियस डिवाइडेड बाय कंडक्टर का रेडियस। तो जहाँ पे रो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द केबल, रेडियस ऑफ द केबल और रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ये होता है। लास्ट थोड़ा सा रेजिस्टेंस में करंट फ्लो इन सॉलिड क्या हो जाएगा, करंट फ्लो इन सॉलिड ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। करंट फ्लो इन लिक्विड पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन भी रह सकता है, और गैसेस में पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।